नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिस एलेक्स पर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की 250 प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है और उसका वीडियो हो जाता है ये 4th नंबर का। ठीक है, इससे पहले हमने 3 वीडियो इसके करा दिए हैं। वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल के मिल जाते हैं 3 वीडियो। ठीक है, और ये 250 क्वेश्चन की हो जाती है स्पेशल सीरीज। इसमें 250 आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन को भी आपको स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आप देखेंगे इन क्वेश्चनों को, इस तरह के क्वेश्चन ही आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे। तो चलिए, ये हो जाती है हमारी 4th नंबर की क्लास उत्तर प्रदेश स्पेशल की। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है ये भी हम देख लेते हैं। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये 121वां जो है क्वेश्चन है हमारा। तो निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, ये आपको बताना है। और अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या सर्वाधिक हो जाती है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा संख्या है वो हो जाती है आपकी थारू जनजाति की। थारू जनजाति है ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या इसकी हो जाती है। और बात कर लेते हैं थोड़ा सा थारू के बारे में, क्योंकि थारू से जो है हमारे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। थारू जनजाति से क्या क्या बनता है, थारू जनजाति से और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है थारू जनजाति, ये हम बताएंगे आपको इसी वीडियो में। तो सबसे पहले बात की गई है थारू जनजाति के बारे में। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो पाई जाती है थारू की। ठीक है, ये पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद इंपॉर्टेंट और आपके लिए ये हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में कुल 12 जनजातियाँ पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में कुल जनजाति अगर आपसे पूछी जाती है तो 12 जनजातियाँ पाई जाती हैं आपकी उत्तर प्रदेश में। सबसे पुरानी की बात की गई है, ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। सबसे पुरानी जनजाति हो जाती है थारू और बुक्सा। ये दो जातियाँ हो जाती हैं जो सबसे ज़्यादा आपसे पूछी जाती हैं और सबसे पुरानी भी मानी जाती हैं उत्तर प्रदेश की। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करेंगे तो थारू जो जनजाति है, जो आपकी थारू जनजाति है ये आपकी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति होती है। ठीक है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके बाद थारू जनजाति के जो लोग हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई क्षेत्र में निवास करते हैं। ये किस क्षेत्र में निवास करते हैं, तो ये करते हैं गोरखपुर के तराई क्षेत्र में। इसके बाद कुछ और पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके थारू जनजाति से। थारू जनजाति के लोग ये किरात वंश से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि किरात वंश से कौन सी जनजाति के लोग संबंधित होते हैं, कौन सी जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित नहीं होते हैं। ठीक है, आपको जो है मैच करने के लिए दे दिया जाएगा या फिर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कौन सी जनजाति है जिसके लोग किरात वंश से संबंधित हैं। ठीक है, तो आपको ये बता देना है थारू वंश है, थारू जनजाति हो जाती है जो किरात वंश से संबंधित हो जाती है। इसके बाद जो अगला पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा थारू द्वारा बजहर नामक त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से आपसे पूछ लिया जाएगा, बजहर नामक त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है या कौन सी जनजाति मनाती है आपका बजहर त्यौहार। ठीक है, ये हो जाती है थारू जनजाति। थारू जनजाति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि थारू जो जनजाति है ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षाओं में एज इट इज देखने को आपको मिल जाता है। कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो वो हो जाती है आपकी थारू जनजाति। और इसके बाद जो है थारू जनजाति खिचड़ी नृत्य किया जाता है, ये भी आपका खिचड़ी नृत्य हो जाता है थारू जनजाति में। और थारी जनजाति के लोगों में बदला विवाह तथा 3 टिकडी विवाह प्रचलित है। कौन कौन से हो जाते हैं, बदला विवाह जो हो जाता है। ठीक है, और एक बहन भाई जो हैं दूसरे घर के बहन भाई से शादी कर सकते हैं और इस तरह से जो है ये बदला विवाह मानी जाती है। थारों में दोनों पक्षों के विवाह तय हो जाने पर उसको पक्की पौड़ी कहा जाता है। ठीक है, ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, पक्की पौड़ी किसको कहा जाता है। तो थारुओं में जब दोनों पक्षों में विवाह तय हो जाता है उसको पक्की पौड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में जो है 2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास परियोजना का प्रारंभ किया गया था। कब किया गया है, तो ये किया गया है 2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास परियोजना का शुभारंभ किया गया है। सबसे ज़्यादा जनजाति सोनभद्र जनपद में पाई जाती है उत्तर प्रदेश के, और सबसे कम की बात करेंगे तो ये पाई जाती है बागपत में। ठीक है, बागपत जिला हो जाता है एक छोटा सा जिला है, उसमें सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है जनजाति की। सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपकी पाई जाती है सोनभद्र जिले में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन आ गया है, तो ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, तो ये हो जाता है आपका दीपावली का पर्व।
थारू जनजाति के लोग दीपावली के पर्व को शोक के रूप में मनाते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाता है कर्मा नो लोक नृत्य किससे संबंधित हो जाता है। कर्मा लोक नृत्य आपसे पूछा गया है किससे संबंधित हो जाएगा कर्मा, तो कर्मा ये संबंधित हो जाता है सोनभद्र का। सोनभद्र का लोक नृत्य हो जाता है कर्मा, और कर्मा से कई बार आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एज इट इज। ठीक है, बात करेंगे कर्मा नृत्य के बारे में। कर्मा व सीला नृत्य जो है सोनभद्र और मिर्जापुर के खरवार आदिवासी समूह द्वारा ये किए जाते हैं। यहाँ की गई क्रम से बात की गई तो कर्मा जो है सोनभद्र का हो जाएगा, और जो सीला नृत्य ये आपका हो जाएगा मिर्जापुर का। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करेंगे परहिया जनजाति के बारे में। जो आपकी परहिया जनजाति है ये कहाँ निवास करती है। परहिया जनजाति का निवास आपसे पूछा गया है, तो इसका जनजाति का जो निवास है ये आपका हो जाता है सोनभद्र जिले में। ठीक है, परेरिया जनजाति होती है और इसका जो निवासी स्थान है वो हो जाता है विंध्य पर्वत की तलहटी में। सोनभद्र जिले का जो पहाड़ी, लहरदार और अत्यंत जंगली दक्षिणी भाग है उसमें निवास करती है आपकी परहिया जनजाति। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है जो शाकुंभरी देवी का मेला है ये कहाँ लगता है। उत्तर प्रदेश में। मेलों से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और उत्तर प्रदेश को मेलों की जो है एक सेपरेट वीडियो हमने बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको शाकुंभरी देवी और इसके अलावा अन्य जो भी मेले लगते हैं उत्तर प्रदेश में उनसे संबंधित वीडियो मिल जाएगा आपको हमारे चैनल पर। फिलहाल बात की गई है शाकुंभरी देवी मेले की, तो शाकुंभरी का जो देवी का मेला है ये आपका लगता है सहारनपुर में। ठीक है, और बात करेंगे इसके बारे में क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है और कई बार आपकी परीक्षाओं में ये पूछा भी गया है। शाकुंभरी देवी मेला जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में साल में 2 बार ये आयोजित किया जाता है। पहली बार ये आयोजित किया जाएगा नवरात्रि में और दूसरी बार ये आयोजित किया जाएगा होली में। ठीक है, 2 बार लगेगा, एक बार नवरात्रि में और दूसरी बार ये होली के दौरान आयोजित किया जाएगा। और शाकुंभरी देवी के बारे में बात करेंगे तो शाकुंभरी देवी माँ जो है ये आदिशक्ति जगदम्बा का एक सौम्य अवतार माना जाता है। और इसमें क्या है तो इसमें आपकी 4 भुजाएं और कहीं पर अष्ट भुजाओं वाली के रूप में भी इसको दर्शाया गया है शाकुंभरी देवी को। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है सुलह कुल उत्सव। तो जो सुलह कुल उत्सव है ये आपका हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और ये मनाया जाता है आपका आगरा में। इसी तरह से एक और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है और वो माना जाता है आपका नौचंदी मेला। ठीक है, नौचंदी मेला हो जाता है और ये नौचंदी मेला कहाँ बढ़ता है तो नौचंदी मेला बढ़ता है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। ठीक है, मेरठ जिले में हो जाता है नौचंदी मेला, ये भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। उसी तरह से सुलह कुल जो है ये भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है और इसका जो आयोजन होता है वो होता है आगरा में। ठीक है, दोनों चीज़ें आपने समझ ली है। और बात करेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सुलह कुल का सिद्धांत दिया था। ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है तो ये दिया गया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया है और इसको प्रतिपादित किया था अकबर ने। ठीक है, ये भी आपसे जो है डीप अगर क्वेश्चन आपका बनता है तो यहाँ से आपका डीप क्वेश्चन बन सकता है। इसका जो प्रतिपादन किसने किया था तो इसका प्रतिपादन किया था अकबर ने। ठीक है, और अकबर ने यह महसूस किया कि सभी धर्मों का जो है एक ही उद्देश्य है। ठीक है, अकबर ने काफ़ी जो है धर्मों के बारे में जो है काफ़ी रिसर्च किया और उसके बाद उसने पता लगाया कि सभी धर्मों का जो उद्देश्य है वो एक ही है। ठीक है, और इसके द्वारा जो है उसने सभी सर्वधर्म सम्मव अर्थात सभी धर्मों की अच्छी बातें लेने का मार्ग पकड़ा था और इसी को उसने सुलह कुल कहा था। ठीक है, और इस तरह सब धर्मों की जो अच्छी बातों को लेकर उसने एक धर्म और चलाया था, इसको कहा गया था आपका दीन ए इलाही। ठीक है, दीन ए इलाही इसको कहा गया था, जो चलाया था दीन ए इलाही अकबर के द्वारा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 127। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का भी चयन करना है। इधर आपके दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के जो पर्यटन द्वारा जो है मेले और त्यौहार हो जाते हैं और इधर दिए गए हैं आपके आयोजन स्थल, कौन सा किससे संबंधित हो जाता है ये केवल आपको बताना है। तो सबसे पहले बात करेंगे पशु मेले के बारे में। तो पशु मेला ये लगता है आपका बटेश्वर में। ठीक है, बटेश्वर में आपका पशु मेला हो जाता है। और ध्रुपद मेला की बात की गई तो ध्रुपद मेला ये आपका हो जाता है वाराणसी में। गोविंद साहब मेला की बात करेंगे तो गोविंद साहब ये आपका हो जाता है अम्बेडकर नगर में।
और माघ मेला जो है ये आपका लग जाता है इलाहाबाद में, ये ठीक है। इलाहाबाद में कहाँ लगेगा, तो इलाहाबाद में ये लगेगा गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी के संगम पर लगता है आपका माघ मेला, ठीक है। तो इस तरह से आपका ए का 3 हो जाएगा और ए का 3 आपका 2 ही ऑप्शन में दिया गया है, तो 2 तो आपके हो जाते हैं एलिमिनेट, ठीक है। इसके बाद तो सबसे पहले बात करेंगे, हमारा एक का हो जाता है 3 और एक का 3 दिया गया है आपका 2 ऑप्शन में, ठीक है। तो 2 तो आपके हो जाते हैं एलिमिनेट। इसके बाद दूसरे की बात करेंगे तो 2 का 4 हो जाएगा और 2 का 4 दिया गया है केवल एक ही ऑप्शन में, और ये ही आपका हो जाता है करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ भी जो है आपको मैच करने के लिए दे दिया गया है, और मैचिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके उत्तर प्रदेश के। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर आपके मेले दिए गए हैं, इधर आपके दिए गए हैं आयोजन स्थल। कौन कौन से आयोजन स्थल हो जाता है, कहाँ हो जाता है, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ भी जो है बटेश्वर मेला दे दिया गया है, और ये बटेश्वर मेला बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। भाई बटेश्वर पूछा जाएगा, देवा शरीफ पूछा जाएगा, नौचंदी भी पूछा जाता है, ठीक है। ये मेले वो हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें बटेश्वर देख लेना है, बटेश्वर किस कहाँ हो जाएगा, तो बटेश्वर ये हो जाता है आपका आगरा में। देवा की बात करेंगे, देवा शरीफ है आपका बाराबंकी में हो जाता है। हरिदास जयंती की बात करेंगे तो हरिदास जयंती जो है ये मनाई जाती है आपकी वृंदावन में। और नौचंदी का जो मेला है काफ़ी फेमस मेला है, तो ये मनाया जाता है आपका उत्तर प्रदेश में। इस तरह से बात करेंगे, जो ए हो जाता है ए का 3 हो जाएगा और ए का 3 आपका दिया गया है 2 ऑप्शन में, तो 2 तो आपके हो जाते हैं एलिमिनेट। इसके बाद आपका आ जाता है ए का 3, 2 का आपका हो जाएगा 1 और 2 का 1 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी में, ये ही हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। सी का 4 हो जाएगा और डी का आपका हो जाता है 2, ठीक है। ये इस तरह से करेक्ट आपका आंसर होने वाला है। इसके बाद बात करेंगे, सैयद सालार मेला कहाँ लगता है। सैयद सालार मेला आपको बताना है कहाँ लगता है। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी तैयारी को भी परख सकते हैं। तो बात करेंगे सैयद सालार मेला के बारे में, तो ये लगता है आपका बहराइच में, ठीक है। बहराइच में लगता है, और इसके बारे में थोड़ा सा जानने की और कोशिश करेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट के माध्यम से। हजरत गाजी सैयद सालार मसूद एक महान संत माने जाते थे, जो हिंदुओं और मुसलमानों में समान रूप से पूजनीय थे। इनकी दरगाह बहराइच जिले में स्थित है, जहां प्रतिवर्ष मेला भी लगता है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके सैयद सालार मसूद, जहां मेला लगता है आपका बहराइच में, ठीक है। मेला ये लगता है आपका बहराइच में। और कुछ इंपॉर्टेंट मेले हैं जो आपसे पूछ ही ले जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। तो सबसे पहले माघ मेले के बारे में बात करेंगे, तो ये लगता है आपका जनवरी फरवरी के दौरान। 3 नदियाँ हो जाती हैं, 3 नदियों के संगम पर ये लगाया जाता है माघ मेला। गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर इलाहाबाद में ये आयोजित होता है माघ मेला, और ये पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। इसके बाद बात करेंगे, जो रथ मेला हो जाता है, तो रथ मेला ये कहाँ से संबंधित है, तो इसका जो आयोजन है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में वृंदावन में चैत माह में किया जाता है रथ मेले का आयोजन। और यह मेला जो है भगवान रंगनाथ के सम्मान में आयोजित किया जाता है। कौन से भगवान होते हैं, तो ये भगवान हो जाते हैं आपके रंगनाथ, ठीक है। उनके सम्मान में इस मेले को आयोजित किया जाता है। इसके बाद तीसरा मेला हो जाता है आपका गोचारण मेला। इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। यह भी आपका ब्रज क्षेत्र के प्रसिद्ध मेलों में से एक माना जाता है, ठीक है। और यह कार्तिक माह की अष्टमी तिथि को मथुरा में आयोजित किया जाता है, और इसे गोपाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। और इस मेले में गाय की पूजा भी की जाती है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, गाय की जो पूजा है वो किस मेले में की जाती है, तो वो की जाती है गोचारण मेले में। इसके बाद बात करेंगे, जो भाई दूज या फिर यम द्वितीय मेला हो जाता है। भाई दूज का जो है ये आपका कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को ये किया जाता है, और यह बहनों और भाइयों, उनके भाइयों के बीच जो है विश्वास, सम्मान और प्यार का त्यौहार माना जाता है। रक्षाबंधन के बाद यह साल का एक और त्यौहार है जो बहनों और भाइयों के प्यार के बंधन को दर्शाता है, ठीक है। ये माना जाता है आपका भाई दूज का त्यौहार। और इसके बाद बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, नौचंदी मेला। इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। होली के त्यौहार को कुछ दिन बाद जो है इसका आयोजन किया जाता है, और इसका आयोजन किया जाता है उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में। और इस मेले में जो है हिंदू भक्त नौचंदी देवी की पूजा करते हैं, और महान संत सैयद सालार को श्रद्धांजलि भी देते हैं। और यह जो है सांप्रदायिक सौहार्द का मेला भी कहा जाता है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता का इसको त्यौहार माना जाता है
मेरठ में। देवा शरीफ की बात करेंगे, देवा शरीफ कहाँ होता है, तो यह हर साल कार्तिक माह के दौरान उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के पास एक स्थान है, वहाँ पर ये लगाया जाता है देवा में। और इसमें भी जो है महान सूफी संत वारिस अली शाह की दरगाह पर ये आयोजित किया जाता है देवा शरीफ मेला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मेले हैं, इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया था अभी शाकुंभरी मेला, ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में साल में 2 बार इसका आयोजन किया जाता है, नवरात्रि के दौरान और एक किया जाता है आपका होली के दौरान। इसके बाद बात कर लेते हैं कुंभ मेले की। ये सबसे बड़ा मेला हो जाता है उत्तर प्रदेश का कुंभ का मेला, और ये लगाया जाता है हर 12 वर्षों में। 12 वर्षों के दौरान 4 बार आयोजन किया जाता है, और यह पवित्र नदियों पर 4 तीर्थ स्थानों के बीच घूमने वाला अनुष्ठानिक मेला हो जाता है। ठीक है, ये 4 जगह लगाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। और कहाँ कहाँ लगाया जाता है, तो सबसे पहले बात करेंगे गंगा नदी पर, ये लगाया जाता है हरिद्वार में। गंगा नदी पर हरिद्वार में लगाया जाता है। शिप्रा नदी पर उज्जैन में लगाया जाता है। गोदावरी नदी पर लगाया जाता है ये नासिक में। और प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर जो है इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, कौन सा, ये हो जाता है आपका कुंभ मेला। इसके बाद बात करेंगे जो आपका हो जाता है लोक नृत्य राहुला। राहुला का संबंध किससे है, तो राहुला का संबंध हो जाता है बुंदेलखंड से। और बुंदेलखंड के कुछ और जो हैं इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हो जाते हैं, तो ये हो जाएंगे, इनमें बधाई नृत्य आ जाएगा, राई नृत्य आ जाएगा, बरेदी नृत्य, सैरा नृत्य, कानड़ा नृत्य, ढिमराई नृत्य और नोरता नृत्य। ये सभी जो हैं हो जाते हैं आपके बुंदेलखंड के नृत्य हो जाते हैं। राहुला कई बार आपकी परीक्षा में देखा गया है। यहाँ पूछ लिया गया है चरगुला। चरगुला ये हो जाता है आपका ब्रजभूमि का त्यौहार हो जाता है, और ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, चरगुला आपसे पूछा गया है, भूमि ब्रजभूमि का ये त्यौहार माना जाता है। चरगुला की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाता है चरगुला नृत्य। और इस नृत्य में पर्दा ढके हुए महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिड को संतुलित करके कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं। और प्रत्येक पिरामिड में 108 जलते हुए तेल के दीपक या लैंप को एक सर्पिल आकार में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, इस तरह से इमेज के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, ये होता है आपका चरगुला। इसमें आपके लगाए जाते हैं 108 दीपक, ये आप स्थिति देख रहे हैं, 108 दीपक जो है इसमें लगाकर सर पे रखकर डांस किया जाता है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और दिए गए कूट से सही उत्तर का भी आपको चयन करना है। सूची 1 में आपके दिए गए हैं जो आपके लोक नृत्य हो जाते हैं, और इसके बाद सूची 2 में आपकी जो है इनसे संबंधित जो है स्थान दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिरहा के बारे में। तो बिरहा हो जाता है ये भोजपुरी से संबंधित हो जाएगा बिरहा। कजरी किससे संबंधित हो जाएगा, तो कजरी ये अवधी से संबंधित हो जाता है। मल्हार भी ये आपका बिरजी से संबंधित हो जाएगा। और रसिया की बात करेंगे तो रसिया आपका हो जाता है कोरवी से संबंधित। ठीक है, इस तरह से आपका ए का 1 और ए का 1 केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, और डी का आपका हो जाता है 4। ठीक है, ये हो जाता है आपका इसका करेक्ट आंसर, यानी कि डी माना जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद धुरिया लोक नृत्य की बात की गई है, तो धुरिया लोक नृत्य ये कहाँ से संबंधित हो जाएगा, तो धुरिया लोक नृत्य हो जाता है, ये भी बुंदेलखंड का नृत्य हो जाता है धुरिया लोक नृत्य। चित्रकला की मुगल शैली का जो आरंभ है वो किसके द्वारा किया गया था, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ ये किया गया था हुमायूं के शासनकाल में। ठीक है, और फारस में हुमायूं की मुलाकात जो है 2 चित्रकारों से हुई थी। कौन कौन से, एक हो जाते हैं मीर सैयद अली, दूसरे हो जाते हैं ख्वाजा अब्दुस्म से हुई थी। ठीक है, और इन्होंने ही मुगल चित्रकला की नींव भी रखी थी, ऐसा माना जाता है हुमायूं के बारे में। ठीक है, चित्रकला का आपने समझ लिया, मुगल शैली का आरंभ किया गया था हुमायूं के काल में। उत्तर प्रदेश का जो मुख्य लोक नृत्य है वो कौन सा हो जाएगा, मुख्य लोक नृत्य आपका धोबिया भी हो जाता है, राई भी हो जाता है, और सायरा। सायरा नहीं है, ये आपका इस तरह से लिखा जाएगा सैरा। तो ये तीनों जो नृत्य हैं ये आपके हो जाते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य। ठीक है, उपरोक्त सभी जो है इसका होने वाला है करेक्ट आंसर। इसके बाद भातखंडे संगीत जो संस्थान है ये लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना है, लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय ये बना है आपका 2001 में। ठीक है,
2001 में बन जाता है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। और भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा सा कुछ और जानने का प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा 1956 में, 1926 में विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा स्थापित इसको किया गया था। और इसे 2000 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा एक डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ दो क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, इसकी स्थापना से बन जाता है, 1926 में इसकी स्थापना हो जाती है। और एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, इसको डीम्ड विश्वविद्यालय कब घोषित किया गया है। तो इसको घोषित किया गया था 2020। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आपकी परीक्षा के लिए। उत्तर प्रदेश में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय ये कहाँ स्थित हो जाएगा, तो ये स्थित हो जाता है आपका कन्नौज में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय ये कन्नौज में स्थित हो जाएगा। इत्र और इतिहास की नगरी कान्यकुंज ये वर्तमान जिला कन्नौज में मिल जाएगा। ठीक है, कान्यकुंज जो है ये वर्तमान में कन्नौज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर लेना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का भी आपको चयन करना है। इधर आपके जनपद दिए गए हैं, इधर आपके दिए गए हैं मुख्यालय। तो जालौन की बात की गई है, जालौन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो जालौन का मुख्यालय हो जाता है ये उरई में। ठीक है, कानपुर देहात की बात की गई है तो कानपुर देहात का हो जाता है ये अकबरपुर में। संत रविदास नगर ये आपका हो जाता है भदोई में। और कुशीनगर हो जाता है ये पडरौना में। कुशीनगर में पड़ा रोना क्योंकि बुद्ध जो है चले गए थे, बुद्ध का जो परिनिर्वाण दिवस माना जाता है वो कुशीनगर में ही माना जाता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, कुशीनगर में पड़ा रोना। ठीक है, कुशीनगर में रोना पड़ा है तो इसलिए जो है इसको आप याद रख सकते हैं। कानपुर देहाती अकबरपुर से संबंधित हो जाएगा। संत रविदास नगर ये भदोई से संबंधित हो जाएगा। इस तरह से एक आपका 4 हो जाएगा और एक आचार आपका 2 ऑप्शन में दिया गया है तो 2 तो आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। बी का 1 हो जाएगा और बी का 1 दिया गया है केवल एक ही ऑप्शन में, और ये ही हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। उच्च न्यायालय बताया गया है कहाँ स्थित हो जाता है आपका उच्च न्यायालय। तो उत्तर प्रदेश में जो उच्च न्यायालय है ये हो जाता है आपका इलाहाबाद में। और बात करेंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बारे में। तो भारत में स्थापित सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक माना जाता है आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय। स्थापना की बात की गई है तो 1866 में इसकी स्थापना हो जाती है आगरा में। और 1869 ईस्वी में ये आ जाता है फिर इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में कब आता है, तो इलाहाबाद में ये आता है 1869 ईस्वी में। लेकिन इससे पहले इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 1866 में आगरा में। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, स्थापना भी और इसका जो है वर्तमान पैलेस भी। गौतम बुद्ध नगर जिले में का जो मुख्यालय है वो कहाँ हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय तो ये हो जाता है आपका नोएडा में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मुख्यालयों से भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल थे वो कौन हो जाते हैं, प्रथम राज्यपाल उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू माने जाते हैं। ठीक है, सरोजनी नायडू हो जाती हैं उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल। और बात कर लेते हैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल के बारे में। तो श्रीमती सरोजनी नायडू की मृत्यु इसी राजभवन में अप्रैल 1948 में हृदयाघात से हो गई थी। और सारा शहर जो है यहाँ पर फिर उमड़ आया था, ऐसा माना जाता है 1948 में। ठीक है, ये चीज़ें पॉइंट आपको याद रखने हैं, यहाँ से ये आपके क्वेश्चन बनते हैं। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की आयु कितनी होनी आवश्यक हो जाती है। अगर आप वोट डालने की बात करेंगे, अगर आप जो है इलेक्शन की बात करेंगे या फिर वोट डालने की बात करेंगे तो आपकी एज हो जाती है 18 साल। ठीक है, 18 वर्ष के अगर आप हैं तो आप वोट डाल सकते हैं। लेकिन आपको अगर पंचायत चुनाव में खड़े होना है तो आपकी जो आयु है पंचायत चुनाव के लिए वो होनी चाहिए आपकी 21 वर्ष। ठीक है, 21 साल से कम के जो हैं ये आपके पंचायत चुनाव जो है नहीं लड़ सकते हैं। क्यों नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि उनमें मैच्योरिटी का अभाव होता है। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे। विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं चंद्रभाल। ठीक है, चंद्रभाल हो जाते हैं स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति। बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। चंद्रभाल के बारे में बात की गई है तो 10 मार्च 1949 से 25 जनवरी 1950 तक ये रहे थे। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 से 5 जनवरी 1950 से 5 मई 1958 तक जो है ये फिर से रहे हैं।
इसके बाद बात कर लेते हैं विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद की जो पहली बैठक है वो हो जाती है 29 जुलाई 1937 को हो जाती है विधान परिषद की पहली बैठक। इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा सा अगले क्वेश्चन के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है राजकीय चिन्ह में। इमेज के माध्यम से हमने आपको दिखा दिया है, और अगर आप इमेज के माध्यम से देखते हैं तो आपके भूलने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, इमेज आपके मन में जो है बार बार अटैक करेगी। तो यहाँ क्या मछलियाँ हो जाती हैं, बिल्कुल मछलियाँ हो जाती हैं। दो मछलियाँ जो है हमें दिख रही हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में। धनुष हो जाता है, बिल्कुल धनुष भी हो जाएगा। तो ये हम यहाँ देख सकते हैं, ये धनुष भी हो जाता है, और तीर जो है ये भी हो जाता है। ठीक है, तीर जो है यहाँ पर सीधा हुआ है। इसके बाद मोर की बात करेंगे तो मोर जो है कहीं भी संबंधित नहीं है आपका राजकीय चिन्ह से। ठीक है, ये आप देख सकते हैं राजकीय चिन्ह में कहीं पर भी मोर नहीं आता है। किसे हिंदी के खड़ी बोली का जनक माना जाता है। हिंदी की खड़ी बोली का जनक तो ये हो जाता है अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो माना जाता है हिंदी की खड़ी बोली का जनक। बात करेंगे इसके बारे में तो हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। और इनके जन्म की बात करेंगे तो 1253 ईस्वी में पटियाला एटा में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, कब हुआ था, ये हुआ था 1253 ईस्वी में। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी ये कुशीनगर यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, कुशीनगर में ही जो इनका परिनिर्वाण दिवस हो गया था। और कुशीनगर भारत के उत्तर प्रदेश में एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ माना जाता है। ठीक है, प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ हो जाएगा कुशीनगर। और यहाँ गौतम बुद्ध की मृत्यु और अंतिम संस्कार हुआ था। ठीक है, मृत्यु हो जाती है जब उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। और बौद्ध धर्म के कुछ बुद्ध लोगों को शरीर छोड़ने का महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं वो शरीर छोड़ने की जो उनका एक आस्था होती है शरीर छोड़ने की, उसको कहा जाता है आपका महापरिनिर्वाण। ठीक है, और बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है ये भी आपको इसी तरह से ही मनाया जाता है। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी तो ये दी गई थी गोरखपुर में। ठीक है, क्यों दी गई थी समझने की कोशिश करेंगे। स्वतंत्र संग्राम आंदोलन में काकोरी एक्शन के नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर सेंट्रल जेल में था। ठीक है, काकोरी का जो ट्रेन एक्शन की घटना हुई थी उसमें आ जाता है इनका नाम, और इसी वजह से जो है इनको फांसी दे दी गई थी। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है। अग्रगामी भूमिका निभाई है तो ये किस में निभाई है, तो ये निभाई है आपकी खड़ी बोली में। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हम इसको आपको करा चुके हैं। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के समीप स्थित चोरी चोरा हत्याकांड कब हुआ था। चोरी चोरा जो हत्याकांड है कब हो जाता है, तो ये हो जाता है 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, 5 फरवरी कह सकते हैं या फिर इसको आप 4 फरवरी भी मान सकते हैं। तो ये खबर हो जाती है आपकी 4 या फिर 5 फरवरी की। ठीक है, और कहीं कहीं आपको ये 4 फरवरी देखने को मिलेगा और कहीं कहीं आपको ये 5 फरवरी भी देखने को मिल सकता है। 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी। इसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। इस घटना को चोरी चोरा कांड से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके बाद बात करेंगे जो योगी सरकार है, जो अभी लेटेस्ट की खबर है। तो योगी सरकार ने काकोरी ट्रेन लूट कांड को अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाएगा, और इस तरह चोरा चोरी कांड का भी नाम बदलकर चोरी चोरा क्रांति करने का फैसला लिया है। ठीक है, ये हो जाता है इसका करेक्ट। और काकोरी षड्यंत्र केस जो है ये हो जाता है आपका 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाता है जिनसे आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था। कौन नेता हो जाते हैं किसान आंदोलन के, तो किसान आंदोलन के जो नेता हैं ये हो जाते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये किसान आंदोलन के नेता हो जाते हैं। होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं के प्रयास तथा मदन मोहन मालवीय जी के दिशा निर्देशन के परिणाम स्वरूप फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन किया गया था। और 1919 के अंतिम दिनों का जो किसानों का जो संगठित विद्रोह फिर खुलकर आया था, और इसी संगठन को जवाहरलाल नेहरू ने अपने सहयोग से शक्ति प्रदान कर दी थी। ठीक है, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। किसान सभा का गठन हुआ है आपका 1918 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा सन 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किस जगह पर क्रांति का संचालन किया था। क्रांति का संचालन किया गया था, ये किया गया था तात्या टोपे के द्वारा, और ये किया गया था आपका कालपी में। ठीक है, ये कालपी हो जाता है, कालपी में किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप कालपी में क्रांतिकारियों और अंग्रेजी सेना के बीच लगातार 7 दिनों तक जो है भीषण लगातार युद्ध चला था, और इसमें ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा था, और यह महर्षि वेदव्यास का जन्म स्थान भी माना जाता है। कालपी प्राचीन काल में कालप्रिया नगरी के नाम से विख्यात था। ठीक है, और समय के साथ साथ इसका जो नाम है वो संक्षिप्त होकर हो जाता है अब कालपी। ठीक है, पहले किस नाम से जाना जाता था, तो पहले एक जाना जाता था कालप्रिया के नाम से, अब जाना जाता है कालपी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का जो नेतृत्व है तो ये किया गया था खान बहादुर खान के द्वारा। ठीक है, और बाकी लोगों ने कहाँ कहाँ से नेतृत्व किया था वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है केवल वो हमने लिए हैं, बाकी के हमने इसमें नहीं लिए हैं। तो सबसे पहले बात की गई है जो विद्रोह के स्थान हो जाते हैं, और इसके बाद जो भारतीय नेता हो जाते हैं। तो दिल्ली से विद्रोह हुआ था, तो ये किसने किया था, तो ये किया था बहादुर शाह द्वितीय ने। लखनऊ में किया था आपका बेगम हजरत महल ने। कानपुर में जो आपका किया गया है विद्रोह, ये किया गया था आपका नाना साहब के द्वारा। झांसी और ग्वालियर में लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे हो जाते हैं। बरेली की बात की गई तो खान बहादुर खान, ये हो जाते हैं आपके करेक्ट। इलाहाबाद और बनारस की बात करेंगे तो ये हो जाते हैं मौलवी लियाकत अली। इन्होंने जो है विद्रोह किया था आपका इलाहाबाद और बनारस में। तो बिहार में कौन हो जाते हैं, बिहार में हो जाते हैं आपके कुंवर सिंह। ठीक है, ये हो जाता है आपका। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं एज इट इज। किशनपुर अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। किशनपुर अभ्यारण्य आपसे पूछा गया है, तो किशनपुर हो जाता है ये लखीमपुर जिले, खीरी जिले में ये हो जाता है आपका किशनपुर अभ्यारण्य। और इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जो आपका किशनपुर वन्य अभ्यारण्य है, भारत के उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा ये माना जाता है। 158 की बात करेंगे, बिरोजा व तारपीन का तेल बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। जो हो जाती है बिरोजा व तारपीन का जो तेल बनाया जाता है उसमें किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है चीड़ की राल का। ठीक है, बिरोजा व तारपीन का तेल बनाने के लिए चीड़ की राल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है। तो कत्था बनाया जाता है ये खैर के वृक्ष से। ठीक है, एक खैर का वृक्ष आता है उससे कत्था बना लिया जाता है। ये हो जाता है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक उत्पादक नहीं है। सर्वाधिक उत्पादक नहीं है वो आपको बताना है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है तो सबसे पहले बात करेंगे आलू की। तो आलू का जो है प्रथम स्थान हो जाता है उत्तर प्रदेश में। गन्ने का भी प्रथम स्थान हो जाता है उत्तर प्रदेश में, और गेहूं का तो प्रथम से भी ऊपर स्थान हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश में। लेकिन बात की गई है चावल की, तो चावल जो है ये कहीं ना कहीं पहले नंबर पर नहीं है। ठीक है, और पहले पायदान पर जो है ये पश्चिम बंगाल हो जाता है चावल के मामले में, जिसका कुल रिकॉर्ड जो है इतना दिया गया है 13.62%। दूसरे पायदान पर 12.81% के साथ प्रदेश जो आता है। तीसरे पायदान पर पंजाब, जिसकी कुल जो है ये हो जाता है आपका 9.96% जो है हिस्सा हो जाता है टोटल। ठीक है, और हमें उम्मीद है कि आपकी समझ में काफ़ी अच्छी तरह से आ गया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरे नंबर पर आपको हमारे चैनल को लाइक करना है। वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, और हमें किसी तरह का अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।